ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो आपने देखा, तारीफ की, मेरा उत्साह बढ़ा, इसके लिए शुक्रिया आपका। आगे स्टार्ट करने से पहले अक्सर मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है काफ़ी, और मैंने सभी कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शायद कभी नहीं पढ़ पाता हूँ, वो अलग तरह के वीडियो होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं। लेकिन अध्ययन संबंधी वीडियोस पे मैं प्रयास करता हूँ कि सारे कमेंट आपके पढ़ता रहूँ। बहुत से लोग चिंता जाहिर करते हैं कि पता नहीं कमेंट पढ़ते हैं कि नहीं। पढ़ता तो हूँ, लेकिन सबका जवाब मैं कैसे दूँ, आप ही बताइए। संभव ही नहीं है। क्या हज़ारों कमेंट्स का जवाब देना संभव है? और ये भी हो सकता है कि कभी किसी का कमेंट छूट जाए, ना पढ़ पाऊँ। कुछ कमेंट्स बड़े उल्लेखनीय होते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ। पढ़ाने में इस तरह से लिप्त हो जाता हूँ या इसकी तैयारी करने में कि मैं कमेंट्स आपके पढ़ नहीं पाता। 2-4 कमेंट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में मैं पढ़ के सुना सकूँ। हाँ, रुस्तम कुमार का कमेंट है, मेरे पिछले वीडियो पर है ये। रुस्तम कुमार सर जी, कसम से मैं अपनी लाइफ में आरटीओ के चपरासी का फॉर्म अप्लाई किया था एक बार। आरटीओ के चपरासी का, प्यून का, और उसमें पेपर नहीं होता था, सीधे इंटरव्यू हुआ था। लिखित एग्जाम नहीं हुआ था, सीधे उसमें इंटरव्यू हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया भी था। रुस्तम कुमार कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया भी था। इंटरव्यू में मैंने आरटीओ को साइकिल चलाकर दिखाया था। ये था वहाँ का इंटरव्यू। नौकरी पाने के लिए साइकिल चलाकर अपनी योग्यता दर्शानी होती है वहाँ पे, तो साइकिल चलाकर मैंने आरटीओ को दिखाया था। ये बात 2011 की है, 2011 की। लेकिन जब से आपका साथ मिला है, मैं पीसीएस का फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। ये अंतर है और मुझे इस पर गर्व हो रहा है। आप सोचिए सर, आप में कितनी पावर है। लव यू। थैंक यू। अगला कमेंट है रुस्तम कुमार, थैंक यू। अगला कमेंट है, सर मैं कमेंट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे कमेंट पढ़ते नहीं हैं। आपको मैंने गलत सिद्ध कर दिया है ना। ये कमेंट किया है विजय बघेल ने। विजय बघेल जी बोलते हैं, सर मैं कमेंट करता हूं तो ऐसा लगता है कि आप मेरे कमेंट पढ़ते नहीं हैं। सर मेरी इच्छा है कि आप अगली वीडियो में मेरा नाम लेकर बताइए कि आप मेरा कमेंट पढ़ते हो। बिल्कुल विजय बघेल जी, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। प्लीज़ सर एक बार नाम जरूर लीजिएगा। मेरा नाम विजय बघेल है, मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अलीगढ़ जिले से है ये। नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना है, विजय बघेल जी। ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, सबका पढ़ता हूँ। अगला कमेंट है जो कि उल्लेखनीय है, ध्यान चला गया। सर एक राज की बात बताऊं। ये कमेंट रूपम कुमारी का है, रूपम कुमारी, इनका कमेंट है, सर एक राज की बात बताऊं, मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी थी और 10 साल बाद मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की आपका वीडियो देखकर। ठीक है, क्योंकि मुझे एक अच्छे टीचर की ज़रूरत थी और मैंने वो टीचर पा लिया। ये कमेंट है रूपम कुमारी का। इसके अलावा शायद एक कमेंट और है। हाँ सर, अगर मेरे बारे में लोगों को आप बताएंगे तो लोग आपके महत्व को समझेंगे। क्या है ये? कि आप यूं ही नहीं मेहनत कर रहे हैं और लोग आपको भी जानेंगे। आपकी वीडियो को मैं रात में देखता हूँ, क्योंकि दिन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये एलएलबी हैं, मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। रुस्तम कुमार का ये भी कमेंट है। ठीक है रुस्तम जी, कुछ कमेंट्स उल्लेखनीय होते हैं, दिल से आवाज आते हैं कि पढ़ के सुना देना चाहिए, इसलिए मैंने सुना दिया। आइए, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा था उसके ठीक आगे की शुरुआत है यहाँ पे। ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो के लास्ट में, उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारत में कृषि क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक था भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परिवर्तन। भू राजस्व व्यवस्था वो होती है जिसके द्वारा लगान वसूला जाता है ना। कितनी जमीन है, कितना उत्पादन होता है, इतना उत्पादन होता है तो कितना भाग मुझे राजस्व के रूप में सरकार को चाहिए, है ना। तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था, यानी लगान प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? भू राजस्व व्यवस्था, भूमि का जो कर होता है। दूसरा परिवर्तन था कृषि का वाणिज्यीकरण या कृषि का व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन। ठीक है,
अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए भारत में 3 तरह की पद्धतियां लागू की। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए भारत में 3 तरह की भू राजस्व पद्धतियां लागू की। ये तीनों भू राजस्व पद्धतियां हैं, पहले तीनों के नाम देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। थोड़े बहुत अंतर के साथ ये तीनों अपने आप में विशिष्ट हैं। इन तीनों तरह की भू राजस्व व्यवस्थाओं से एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, शायद ही कोई प्रश्न पत्र बचा हो। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी, इसलिए जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि भू राजस्व की व्यवस्था अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत में स्थायी कर दी थी। क्यों स्थायी कर दी थी, इसके बारे में बताया जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की भारत में पहली वास्तविक सफलता थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल प्रांत, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल प्रांत, जिसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों के सामने ये प्रश्न उठने लगा कि जिन क्षेत्रों पर कंपनी, अंग्रेजों का मतलब उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत के रूप में शासन करते थे, यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि हमारे द्वारा जीते गए क्षेत्रों में भू राजस्व वसूली का सिस्टम क्या हो, तरीका क्या हो, है ना, इसी को भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी व्यवस्थाएं पहले लॉर्ड क्लाइव ने लागू की, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की, लेकिन वो सब उतनी सफल नहीं हुई। वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल बन के आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1784 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बात पर बल दिया कि भारत में या कंपनी द्वारा जीते गए प्रदेशों में एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए जिससे कंपनी को न केवल अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो, ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए। कॉर्नवालिस ने सोचा कि ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए जिससे कंपनी को न केवल अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति हो, बल्कि भू राजस्व से कंपनी को होने वाली आय हमेशा के लिए स्थायी हो जाए, यानी साल दर साल उसमें परिवर्तन नहीं करना पड़े। एक निश्चित अनुपात बना दिया जाए कि अगर किसान 10 देता है तो उसमें से 8 हम लें और 2 वसूलने वाला ले, है ना, निश्चित अनुपात में बिल्कुल। तो इस तरह की व्यवस्था स्थायी कहलाती है। भू राजस्व का आकार बड़ा हो जाए चाहे छोटा, लेकिन अंग्रेजों को या कंपनी को उसी अनुपात में कर मिलता रहेगा, यही थी स्थायी व्यवस्था। एक अनुपात तय कर दिया गया था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉर्नवालिस ने सोचा आने के बाद कि एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाए जिससे कंपनी को न केवल अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति हो, बल्कि कंपनी को भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय भी हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। जो बोल रहा हूं वही लिखना है, इसमें से देखना है केवल मदद लेने के लिए। लिखते समय आप यहां से देख के मदद ले सकते हैं, लेकिन लिखना है वही जो बोल रहा हूं। नेक्स्ट, इसके लिए कॉर्नवालिस ने, ठीक है, समझौता किसके साथ किया? किसानों के साथ नहीं किया। भू राजस्व वसूली, लगान वसूली का समझौता कॉर्नवालिस ने किसानों के साथ नहीं करके किसके साथ किया? जमींदारों के साथ किया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व वसूली की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। कब? 1793 में भू राजस्व वसूली की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को आरंभ किया। इसके अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जमींदारों से समझौता किया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, किसानों को जमीन का स्वामी नहीं माना गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। यानी आगे लिखिए, यानी किसानों से लगान वसूल कर सरकारी राजकोष में जमा करना जमींदारों का उत्तरदायित्व बना दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और किसानों से लगान वसूल कर सरकारी राजकोष में जाकर जमा करना जमींदारों का उत्तरदायित्व बना दिया गया। अनुपात क्या था भू राजस्व का अंग्रेजों के लिए या कंपनी के लिए? जमींदार किसानों से, प्रत्येक जमींदार किसानों से जितना भी भू राजस्व वसूलता था
प्रत्येक किसान का अपना भूजोत या खेत छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हर किसान एक ही मात्रा में उत्पादन नहीं करता है ना, कोई किसान ज्यादा उत्पादन करता है, कोई किसान कम उत्पादन करता है ना। तो जमींदार किसानों से जितना भी वसूलता था, भू राजस्व वसूलता था, उसका 10/11 भाग कंपनी के राजकोष में देना होता था। 10/11 और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ये खास बात है, पूछा जाता है तो लोगों को मालूम नहीं होता है, ठीक है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। 10/11 भाग कंपनी को देता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, ठीक है। जमींदारों से लगान की वसूली सरकार बहुत ही कड़ाई के साथ करती थी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक और नियत समय पर लगान प्राप्त करना था, लेट नहीं होना चाहिए। लेट होने से बचने के लिए कंपनी ने जमींदारों पर सूर्यास्त का नियम लागू किया था। यह सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम कि सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है कंपनी शासनकाल में, ठीक है। तो आप कहेंगे भू राजस्व व्यवस्था से या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से। तो जमींदारों से निश्चित समय पर, नियत समय पर लगान प्राप्त करने के लिए कंपनी ने जमींदारों पर सूर्यास्त का नियम लागू किया था। सूर्यास्त का नियम क्या था? जिस तिथि को सरकारी राजकोष में लगान जमा करना होता था जमींदारों को, अगर उस तिथि को सूर्यास्त होते होते यानी सूर्यास्त से पहले जमींदार ने लगान नहीं जमा किया सरकारी राजकोष में, तो जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी, अर्थात उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यही था सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम बहुत ही उत्पीड़क था, इसके चलते बहुत से जमींदारों को अपनी जमींदारी खोनी पड़ी थी। नेक्स्ट, भू राजस्व व्यवस्था को कार्नवालिस ने अकेले नहीं लागू किया था। इसकी जो सिस्टम थे, पद्धतियां थी, तरीके थे, उसमें इस कार्नवालिस को दो लोगों ने मदद की थी, यानी कार्नवालिस के दो सलाहकार थे इस व्यवस्था को लागू करने में। ये दोनों सलाहकार थे जेम्स ग्रांट और जॉन सोर। जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने में कार्नवालिस के सलाहकार थे। ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में लागू की गई थी। ये 5 क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, यानी वही क्षेत्र जो सबसे पहले जीते गए थे बक्सर की लड़ाई के बाद, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। याद रखिएगा, बनारस को खास रूप से याद रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था, सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? आपका जवाब होगा बनारस में। आगरा में नहीं, अवध में नहीं, केवल बनारस क्षेत्र में लागू थी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था समूचे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई, यानी अंग्रेजों ने जितना भारत जीता था उसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारत। भारत में जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था उसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, क्योंकि कुछ क्षेत्रों पर अभी भी मुगलों का कब्जा था, कुछ क्षेत्रों को फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में ले रखा था, कुछ क्षेत्रों पर उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था, कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों का था। तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था उसे हम कहते थे ब्रिटिश भारत। तो भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था समूचे ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी, केवल 19% क्षेत्रफल पर, ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कई नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए सवाल पूछा जाता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त भारत में किस गवर्नर जनरल ने लागू की? आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। या फिर 20वें दारी व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू की गई? आप कहेंगे 1793 में। यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को अन्य नामों से जाना जाता है जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और 20वें दारी व्यवस्था। इतने नामों से इसे जाना जाता है। किसी भी नाम से प्रश्न बन जाता है, पूछ लिया जाता है, इसलिए परिचित होना बहुत ही जरूरी है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। पहले समझा दें, रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम से ही जाहिर है। रैयत, रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी ये समझौता जमींदारों के साथ नहीं किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में समझौता किसके साथ किया गया? किसानों के साथ किया गया। इसका अर्थ क्या निकला? किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। यहाँ जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, यहाँ किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। व्यवस्था किसानों के साथ, किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और किसानों को ही व्यक्तिगत रूप से लगान की अदायगी कंपनी को करनी थी, व्यक्तिगत रूप से करनी थी। जमींदार उनसे नहीं वसूलता था, यहाँ किसानों से। किसानों को व्यक्तिगत रूप से लगान कंपनी को देना होता था, ठीक है। यही ये व्यवस्था थी। कहां कहां लागू थी बता देते हैं। तो जो लगान वसूली हेतु भारत में दूसरी भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी?
लगान वसूली के लिए भारत में दूसरी भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था, यानी कि जमींदारी व्यवस्था के बाद रैयतवारी व्यवस्था ही लागू की गई थी। तीसरे नंबर पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ये क्रम से लिखा हुआ है। रैयतवारी व्यवस्था की विशेषता ये है कि जहाँ स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही लागू था। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक छोड़ दिया जाए तो मुख्य रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र है ये। जबकि रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी, जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वहां पर रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ की गई, लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और किसानों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कंपनी को लगान देना था। रैयतवारी व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार भूस्वामित्व की स्थापना की थी, जबकि रैयतवारी व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की, यानी भूमि पर स्वामित्व किसका है? किसानों का है। रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। लिख लीजिए, पहले इसको पूछा गया है कि रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन लोग थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम 1795 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। इसे हमने कहा ना कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी रैयतवारी व्यवस्था। वही यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम 1795 में, यानी ये कब लागू हुई? 1793 में। इसके ठीक 2 साल बाद सबसे पहले 1795 में टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसके बाद पहले तो यहाँ लागू किया बारामहल जिले में, इसके बाद रैयतवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू की गई। ये क्षेत्र कौन से थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों के अंतर्गत 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रांत थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, है ना। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर होते थे। भारत का गवर्नर जनरल होता था और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर हुआ करते थे। ओके, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी, बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी, असम में रैयतवारी और कर्नाटक के कुर्ग में, उत्तरी कर्नाटक में जमींदारी, लेकिन कर्नाटक के कुर्ग में रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था समूचे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। जमींदारी व्यवस्था 19% क्षेत्रफल पर, जबकि रैयतवारी व्यवस्था सर्वाधिक ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी। सवाल पूछता है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू थी? नीचे विकल्प दे दिए जाएंगे। आपका उत्तर होगा रैयतवारी व्यवस्था 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। इसे रटना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कंपनी द्वारा भारत में लागू की गई तीसरी भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी। महाल का अर्थ होता है गांव या ग्राम समुदाय। महाल का अर्थ होता है पूरा महाल, महाल को ग्राम कहा जाता है, ग्राम समुदाय कहा जाता है ना। तो ये व्यवस्था पूरे महाल या ग्राम समुदाय के साथ की गई थी। इसमें पूरे महाल या ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना गया था, अर्थात पूरे ग्राम को या पूरे महाल को सामूहिक रूप से उपस्थित होकर कंपनी को लगान अदायगी करनी होती थी। केवल एक किसान नहीं जाएगा, केवल जमींदार नहीं जाएगा, जमींदार तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर पूरे महाल को सामूहिक रूप से लगान की अदायगी करनी होती थी। जैसे कि गांव का किसी कोई एक मुखिया है, प्रधान है, उसने क्या किया कि सारे किसानों का एक साथ वसूल लिया और ले जाकर कंपनी को लगान दे दिया। ओके, सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। महालवाड़ी 1822 में सबसे पहले हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। 3 क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ये 3 क्षेत्र कौन से थे? पंजाब में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध में, मध्य प्रांत में, मतलब आज का जो मध्य प्रदेश है ना, वही उस समय मध्य प्रांत था। तो पंजाब में, यूपी के आगरा अवध में और मध्य प्रांत में महालवाड़ी लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश के बनारस में जमींदारी व्यवस्था लागू थी और उत्तर प्रदेश के अवध और आगरा क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसे भी पृथक पृथक करके याद कर लीजिएगा, हो सके तो अलग नोट बना के इसे लिख लीजिएगा, इन पूरी बातों को। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, नोट करके लिख लीजिए।
कि सर्वाधिक ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी और सबसे कम 19% क्षेत्रफल पर जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर रैयतवारी, सबसे कम क्षेत्रफल पर जमींदारी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू थी, बंबई प्रेसिडेंसी में, असम में, कर्नाटक में। आज मैं सवाल करता हूँ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? सोचिए, मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? पढ़ा चुका हूं थोड़ी देर पहले। बंगाल, बिहार, उड़ीसा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। इसीलिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका मतलब है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कौन सी व्यवस्था लागू थी? जमींदारी व्यवस्था लागू थी। ओके, तो अंग्रेजों ने भारत में कृषि क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, एक भू राजस्व व्यवस्था परिवर्तन, दूसरा कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, अगले वीडियो में कृषि का व्यवसायीकरण और ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषताएं और साथ में कृषि का व्यवसायीकरण अगले वीडियो में शामिल होगा, शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। नमस्कार।